गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में तलाक याचिका दायर करने की प्रक्रिया के बारे में कि आखिर तलाक याचिका दायर किस प्रकार से की जाएगी। तलाक याचिका दायर करने की जो प्रक्रिया है, इसको समझने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि आखिर तलाक किन आधारों पर दायर की जा सकती है, क्योंकि यदि हमें वो आधार ही नहीं पता होंगे तो हम तलाक की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो तलाक दाखिल की जाएगी धारा 13 के तहत कोर्ट में, तो उन्हीं आधारों पर दाखिल की जाएगी जो धारा 13 की उपधारा 1 में बताए गए हैं। उस पर जाने से पहले मैं आज आपको वीडियो के टाइटल के बारे में जानकारी दे देता हूं। जो हमारे वीडियो का टाइटल है, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक की याचिका कैसे दायर करें, पूरी प्रक्रिया हिंदी में जाने। तो इसमें सर जो आधार हैं, यदि वो आधार ही आपको नहीं पता है तो आप तलाक की याचिका दायर नहीं कर सकते। क्योंकि घटना पहले घटित होती है, कानून उसके बाद लागू होता है। पक्षकार आपके पास आएगा और आपकी को वो घटना बताएगा कि इस प्रकार से दोनों पक्षों में से, ये दोनों के लिए वीडियो, पति और पत्नी दोनों के लिए, या तो पत्नी आपके पास आई तो वो आपको बताएगी कि इस तरीके से उसको परेशान किया गया, टार्चर किया गया। पति हुआ तो वो बताएगा। अब वो धारा 13 की किन उपधाराओं में फिट होता है वो उनका आधार, ये आपको देखना है। तो इसके लिए मोटे मोटे तौर पे मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इस पे जो आधार हैं, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसमें मैंने धारा 13 की पूरी तलाक के आधार की विस्तृत व्याख्या की है और बड़ी डिटेल के साथ बारीकी से समझाया है। जो मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और उसकी ईबुक भी मैंने तैयार की है और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आप वहां से उसको देख सकते हैं। यदि आप आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। क्योंकि तलाक के आधार जो धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की है, उसकी उपधारा 1 में जो बताए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि जैसे कि नंबर 1 आप मान लें, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं, क्रूरता की गई है दोनों में से किसी के भी द्वारा एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के पति पत्नी रहने के दौरान किसी अन्य से अवैध संबंध या व्यभिचार किया है, जो भी गलत संबंध स्थापित किए हैं। 2 साल से अधिक अभित्यक्त कर रखा है। लंबे समय से विकृत चित्त रहा है। दोनों में से कोई भी ऐसा असाध्य रोग जिससे एक दूसरे के साथ जीवन जीना ही मुश्किल, दूभर हो गया और आक्रामक और क्रूरता की श्रेणी तक वो उसकी विकृत चित्ता पहुंच गई है। उसके अलावा कुष्ठ रोग है, रंजित रोग है, और वो धर्म त्याग कर दिया उसने। और इसके अलावा जो है कि वो धार्मिक प्रारूपण का एक और कॉलम है उसमें। और साथ ही वो 7 वर्ष तक दोनों में से कोई भी ऐसा लापता है कि उसका किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं है कि वो जीवित है भी या नहीं। इन आधारों पर दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष तलाक की याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकता है। अब आपके पास जिस भी प्रकार का मामला हो, ये मेरा वीडियो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही नहीं है, आम और खास के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो सीखना, समझना और जानना चाहता है कानून को। इसके अलावा इस धारा में यह भी बताया गया है कि यदि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री को पारित करे हुए 1 वर्ष की समय अवधि बीत गई है और उनके बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं हुए हैं, तो ये भी एक तलाक का आधार माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री पारित कर दी गई है, 1 वर्ष की अवधि या उससे ज्यादा हो चुके हैं और उनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हुए, तो ये भी एक तलाक का आधार होता है। इसके आधार पर भी तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। इसी प्रकार से ये जो आधार मैंने बताया, ये पति और पत्नी दोनों के लिए हैं, लेकिन पत्नी को इसमें विशेष कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे कि यदि विवाह के समय पति की कोई पूर्व पत्नी थी और उसको छिपाया गया था, बताया नहीं गया था, और बाद में उसको ज्ञान हुआ और तलाक की याचिका दायर करते समय तक वो उसकी पत्नी जीवित थी, तो ये भी तलाक की याचिका का एक आधार होगा। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस भी इसमें दिया जाएगा, जो कि धारा 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग कर सकती है महिला। तो ये जो आधार मैंने आपको बताया, इनकी पूरी डिटेल का वीडियो सर 1 घंटे 10 मिनट का मैंने बनाया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने विशेष तौर से इन आधारों को और पूरी जानकारी के साथ, डिटेल के साथ मैंने आपको जानकारी दी है। अब ये आज का सर जो हमारा वीडियो है, जो तलाक की प्रक्रिया के संबंध में है कि आखिर
तलाक की प्रक्रिया, याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसको मैंने ई बुक के अंदर अध्याय 3 में शामिल किया है और अध्याय 17 में भी इसके बारे में बताया है। और इसी प्रकार से धारा 17 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की और अध्याय 17 हिंदू विवाह जो ई बुक का है उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। और शॉर्ट में मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, जिसे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है, उसकी जो धारा 7 है उसके जुडिडिक्शन के अंतर्गत ही ये धारा को माना गया है। मतलब ये जो याचिका पेश की जाएगी वो फैमिली कोर्ट के अंदर ही मानी जाएगी, क्योंकि इसका जुडिडिक्शन धारा 7 में दे दिया गया है। धारा 1 में परिभाषाओं में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इस कुटुंब न्यायालय का विस्तार होगा। धारा 2-3 में परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 7 में क्षेत्राधिकार बताया गया है। धारा 9 में सुलह समझौते का न्यायालय का कर्तव्य है कि वो सुलह समझौते की कोशिश करे सभी पक्षों के मध्य। धारा 13 में कानूनी विशेषज्ञों को इसमें से शुरुआत में रोका गया एक तरीके से, लेकिन यदि न्याय हित में आवश्यक हो तो उनकी अनुमति दी जा सकती है वकील साहब को पैरवी करने की। उसका भी मकसद ये है क्योंकि न्यायालय प्राइमा फेसी ये कोशिश करता है कि दोनों के बीच में सुलह समझौता करके कार्रवाई को सुलह समझौते के आधार पर निपटान कर दिया जाए। धारा 6 में अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 19 में अपील के बारे में बताया गया है। तो ये सभी इस कुटुंब न्यायालय की महत्वपूर्ण धारा हैं। ये भी सभी चूंकि हमारे धारा 13 से ही संबंधित है, इसलिए मैंने आपको प्रारंभिक तौर पर जानकारी दी है। अब जो हमारा मेन तलाक की याचिका क्या प्रक्रिया होगी, तो उस पर जाने से पहले मैंने आधार बता दिए आपको। अब मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक के अंदर से दूंगा, जो ई बुक मैंने विशेष तौर से आपके लिए तैयार करके रखी है। और उस ई बुक से मैं आपका परिचय भी करा दूंगा। परिचय कराने का मेरा मकसद यही रहता है कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही उस ई बुक को भी आप देख लें। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी होगी, तब आप उसको परचेस करें, तो वही मैटर पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगा। दिखाने का मेरा मकसद यही है सर। आप तो आइए सर, अब हम बिना देरी करे ई बुक के अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर इस अध्याय में मैंने पूरी डिटेल के साथ पूरी जानकारी को शामिल किया हुआ है। उससे पहले मैं आपको ई बुक का टाइटल आपको दिखा दूंगा। आइए सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक की याचिका कैसे दायर करें, पूरी प्रक्रिया हिंदी में, ये ई बुक का टाइटल है और हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है। अब हम इसमें सीधे अध्याय 3 पर चलते हैं, जो हमारे आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित है। आइए सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं, अध्याय 3 याचिका प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में बताती है। ये ई बुक की है और मैंने इसको आपको प्रारंभ में बता दिया कि आखिर में इसमें से क्यों आपको पढ़ के बता रहा हूं। वरना मैं जानकारी आपको ऐसे भी दे सकता था, लेकिन साथ ही आपका परिचय ई बुक से भी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मेरे कई व्यूवर्स ने कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका पीडीएफ हमें ज़रूर उपलब्ध कराएं। इसलिए ये पीडीएफ मेरे द्वारा आपके लिए बनाया जाता है, ताकि आपको यदि आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको देख और समझ लें। जब एक व्यक्ति तलाक के लिए याचिका दायर करना चाहता है तो उसे कानूनी रूप से एक सही प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक विधिक रूप मान्यता प्राप्त प्रक्रिया अपनानी होती है। इस अध्याय में हम याचिका प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, याचिका का प्रारूप और याचिका प्रस्तुत करने के बाद की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो नंबर 1 है सर कि याचिका किस प्रकार से तैयार करें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने ये होती है कि यदि आपके पास आपका क्लाइंट आया या एक आम व्यक्ति भी अगर वो सुन रहा है मेरा वीडियो, ये सिर्फ एडवोकेट से ही मतलब नहीं है, तो वो भी ये समझेगा कि हमें वकील साहब को जाके बताना क्या है। तो इसमें सबसे पहला याचिका का उद्देश्य आपको लिखना होगा कि आखिर याचिका प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि तलाक के लिए दायर की जा रही है। याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्यों और किन कारणों से तलाक की आवश्यकता आपको है। यह कानूनी आधार जैसे कि मानसिक क्रूरता, शारीरिक शोषण, अलगाव आदि के आधार पर हो सकता है। जो मैंने आधार आपको बताए हैं वो पूरे डिटेल आधार 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है सर, मैंने बनाया है। पूरे डिटेल आधार पे डिटेल के साथ मैंने समझाया है और यहाँ भी इस वीडियो में भी वो जानकारी मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको दे दी है। ये उद्देश्य लिखना इसलिए आवश्यक है सर, ताकि न्यायालय के समक्ष जज साहब को ये क्लियर पता लग सके कि
कि आखिर ये किस आधार पर पेश की गई है। धारा 13 की उपधारा 1 की कौन सी उपधारा में पेश की गई है? धारा 13 की उपधारा 1 की उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किस में पेश की गई है? कुष्ठ रोग से पीड़ित है, रंजित रोग से पीड़ित है, विकृत चित्त है, 2 साल से अभी त्यक्त कर रखा है, कि 7 साल से लापता है, या क्रूरता की गई है उसके साथ, ये या पशुगमन, या जो है कि अननेचुरल उसके साथ संबंध बनाए गए हैं। जो भी आधार है वो आपको वो स्पष्ट उसमें लिखना होंगे कि किस आधार पर आखिर अदालत के समक्ष आप आए। ये लिखना सर आपको जरूरी भी है और साबित करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उसकी धारा 101, 102, 103, 104, 105 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है। इसको वर्तमान में BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी कर दिया गया। उसमें भी धाराएं लगभग 104, 5, 6, 104, 105, 106, 107 यही हैं। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होता है जो अदालत में वाद दायर करता है। याचिका आपने दायर की, आधार आपने लिखे, साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि आप साबित नहीं कर पाए, आपकी याचिका अदालत के द्वारा, जज साहब के द्वारा निरस्त कर दी जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कई धूर्त, मक्कार, बेईमान, लालची किस्म के लोग जो दहेज के लालची होते हैं, वो इस प्रकार का कार्य करते हैं कि एक जगह उन्होंने शादी की, वहां से उन्होंने 5 लाख रुपए का दहेज प्राप्त कर लिया, और 6 महीने बाद ही या साल भर बाद ही उस महिला को परेशान करना चालू कर दिया। और उन इसके पीछे उनकी सोच ये होती है कि हम इससे तलाक ले लें, छुटकारा ले लें, ताकि हम फिर इसी प्रकार से कहीं और एक और पार्टी को फंसा लेंगे, एक और मुर्गा हम फंसा लेंगे, और उससे भी 10 लाख 5 लाख रुपए ले लेंगे, और उसको भी फिर इसी प्रकार से छोड़ देंगे। तो वो इस प्रकार से कई धूर्त और मक्कार किस्म के लोग होते हैं, तो वो भी याचिका लेकर अदालत में आ जाते हैं। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का भार, ये उन्हीं पर होगा कि वो जो आधार बता रहे हैं साबित कैसे करेंगे। अब क्योंकि सच तो सच होता है सर, सच कभी हारता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति झूठी याचिका लेकर भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से किसी भी प्रकार से कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत जज साहब के समक्ष आ ही जाते हैं कि उनको ये जानकारी हो जाती है कि ये याचिका लगाने वाला व्यक्ति किस नेचर का है। उसका सामाजिक रेपुटेशन, उसकी सामाजिक जो है कि उसकी स्थिति, सभी लोग जानते हैं उसके नेचर को, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरे रिश्तेदार, सभी लोग जानते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं न्यायालय के समक्ष आ जाती है, तो ऐसे धूर्त लोग कभी इस प्रकार की याचिका में सफल भी नहीं हो पाते हैं। ये मैंने आपको एक अतिरिक्त जानकारी दी है। अब हम इसमें देखते हैं कि आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी करें। इसमें आपको क्या करना होगा, याचिका तैयार करने से पहले आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नंबर 1 है विवाह का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट। नंबर 2 है पति या पत्नी का पहचान पत्र, जिसको हम आधार कार्ड भी कहते हैं। नंबर 3 है शादी के समय का फोटो और अन्य वैध दस्तावेज जो विवाह को प्रमाणित करते हैं। नंबर 4 है दहेज उत्पीड़न या अन्य शारीरिक मानसिक शोषण का कोई दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट अगर उपलब्ध हो। जैसे कि आपके साथ मारपीट की गई, आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट की, पुलिस के द्वारा आपका मेडिकल करवाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया क्रूरता का, तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लेके इस याचिका के साथ लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार की हमारे साथ घटना की गई है। और जब आप चालान की पूरी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, प्रमाणित कॉपी, तो उसमें वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला है अलगाव या शारीरिक अलगाव का प्रमाण, जैसे अलग रहना, एक दूसरे से संपर्क नहीं करना। ये सभी आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको याचिका के साथ समर्थन में लगाना होंगे। ये मैंने एक आइडियल प्रारूप के जरिए आपको जानकारी दी है, लेकिन आपका जो घटना है, आपके जो फैक्ट हैं, आपका जो मामला है, उस हिसाब से इससे हटके भी यदि कोई दस्तावेज हो तो आप उनको इसके साथ जरूर संलग्न करें। फोटो भी आप संलग्न करें। याचिका में फोटो ऊपर लगाया जाता है पासपोर्ट साइज का, तो फोटो भी आप संलग्न करें। इसके अलावा एक उदाहरण के तौर पे एक घटना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो मामला मेरे पास आया था और मैंने कोर्ट में तलाक की याचिका भी पेश की है जस्ट 2 दिन पहले ही। तो उसकी घटना को बताकर मैं आपको एक मेरा ही स्वयं का प्रकरण है, मेरे ही पक्षकार का, जो मेरे पास आया था, उसकी घटना मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ घटना बताने का मेरा मकसद ये है कि किस प्रकार से अतिरिक्त दस्तावेज इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, लेकिन आपके केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से वो दस्तावेज आपको अलग लगाना होंगे। जैसे कि जो मैंने एक पति की ओर से याचिका पेश की कोर्ट में, धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत,
दो परत में पेश की सर उसे, साथ में 100 रुपए की प्रोसेस शुल्क भी लगाई, न्याय शुल्क भी लगाई 80 रुपए की। इसी के अलावा दो परत में उसको पेश किया गया, हरी दो परत में वादी का रजिस्टर पता लगाया गया और दस्तावेज सूची अनुसार जैसे कि आदेश 7, नियम 14 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान दिए गए, वो उसके साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और वकील पत्र पेश किया गया, साक्ष्य की सूची भी पेश कर दी हमने। हालांकि वाद विषय बनने के बाद फिर न्यायालय के द्वारा नियत की जाती है साक्ष्य सूची के लिए, लेकिन यदि आप चाहें तो साथ में भी पेश कर सकते हैं। तो और वाद कारण भी उसमें लिखा गया, ये सभी चीजें और नियत समयावधि में उसको पेश किया गया। अब इसमें सर घटना जो है वो इस प्रकार की थी कि ये पति की ओर से याचिका पेश की है सर कि शादी जो उन्होंने की थी वो प्रेम विवाह किया था कोर्ट में, और जो साथ में रहने के जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नोटरी वकील साहब से तैयार करवा रहे थे। शादी होने के 8 माह के बाद अचानक पत्नी घर से गायब हो गई। पति परेशान हो गया, उसने मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में सब जगह ढूंढा, फोन लगाए, घरों के मोहल्ले के जाके दरवाजे खटखटाए कि हो सकता है कि पड़ोस की किसी महिला से मिलने चली गई हो, पड़ोस में महिलाएं रहती हैं, सब जगह उसने पूछ लिया। आखिर में थक हार के वो बैठ गया। फिर उसके भाई, उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने सबने विचार किया कि अब हमें पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना चाहिए। उनके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई। ये शादी के 8 माह बाद की घटना है सर, ये आप ये ध्यान रखिएगा। जब पुलिस के द्वारा उसमें जांच की गई और तलाश की गई तो पता लगा कि वो एक व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति के साथ रह रही है और इस प्रकार से रह रही है जैसे कि पत्नी रहती है, उसी के साथ काफी दिनों से वो रह रही है। इससे बड़ा धक्का लगा पति को, बड़ा दुख हुआ और सारे उसके रिश्तेदार, मोहल्ले, समाज में उसकी बदनामी भी हुई और उसको बड़ा मानसिक दुख भी हुआ। फिर उसके भाई, उसके भाभी, उसके रिश्तेदार सभी मिलके पुलिस के साथ उस स्थान पर पहुंचे और उस महिला से संपर्क किया, उससे बातचीत की और उसको समझाया। तो उस महिला की समझ में जो भी बात आई, जैसी भी आई, वो उस व्यक्ति को छोड़कर वापस आ गई। अब आप वापस आ गई, वापस आने के बाद फिर जिसको कहना चाहिए कि जहर का, अपमान का घूंट पीने के बाद पति ने फिर वापस दाम्पत्य जीवन का सुचारू रूप से जीवन चालू किया। उस अपमान का घूंट उसने पी लिया और उसका मकसद ये था कि परिवार ना बिगड़े, और जो हुआ उसको उसने भूलने की पूरी कोशिश की और उस घटना को उसने भुला दिया जीवन में से और वापस जीवन चालू किया। साथ में जीवन जीते जीते तकरीबन 6 साल बीत गए, बड़ा अच्छा जीवन गुजर रहा था। 6-7 साल बाद पति नौकरी करने जाता था, शाम को घर लौट के आता था। इस 6 साल के बीच में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। पुत्री का जन्म हुआ, दोनों का जीवन काफी अच्छा गुजर रहा था। ये बताने का मकसद यही है सर, ताकि पूरी घटना के बाद मैं आपको बता सकूं कि अतिरिक्त दस्तावेज किस प्रकार से इसमें शामिल किए गए। पुत्री का जन्म हुआ और एक दिन जब पति ऑफिस से लौटकर आया तो घर पर ताला लगा उसको मिला और उसकी पत्नी कहीं लापता हो गई। वो बड़ा हैरान परेशान हुआ। उसने फिर पहले की तरह पड़ोसियों की कुंडी खटखटाई, पूछा, मोहल्ले में पूछा, रिश्तेदारों को फोन लगाए, लेकिन कहीं से कोई पता न लगा। फिर वो थक हार कर बैठ गया। फिर उसके रिश्तेदार वापस आए, उसके भाई, उसकी भाभी, उसके सभी रिश्तेदार, और सब ने विचार किया कि हमने सब जगह तलाश कर लिया, नहीं मिली तो हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करा देना चाहिए। ये दूसरी रिपोर्ट सर गुमशुदगी की तकरीबन 6-7 साल बाद फिर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। जब पुलिस थाने में दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस के द्वारा फिर जांच पड़ताल की गई और उसकी तलाश जारी की गई। तो ये महिला उसी व्यक्ति के घर पर पुलिस को मिली जो 6-7 साल पहले घर से अचानक गायब होकर चली गई थी उसके साथ रहने के लिए। पुलिस के द्वारा फिर याचिकाकर्ता पति को बताया गया कि उस व्यक्ति के साथ उस शहर में रह रही है। अब पति के तो दुख का पहाड़ टूट गया, उसके पूरे परिवार पे दुख का पहाड़ टूट गया कि एक तो बच्ची 3 साल की उसको भी साथ में लेके चली गई और उसके साथ रह रही है। मतलब एक, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी दुखद घटना उसके जीवन में घटित हुई। फिर
परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए, पुलिस से संपर्क किया और दोबारा उस व्यक्ति के वो घर गए। वहां पर उस महिला से संपर्क किया और सभी लोगों ने उससे बातचीत की, तो उस महिला ने साथ आने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसी व्यक्ति के साथ रहूंगी। और कोर्ट में एक साथ रहने का अभिस्वीकृति जो लेटर होता है वो पुलिस को भी बताया कि हमने कोर्ट में शादी भी कर ली है और ये मेरी देखभाल करेंगे और मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन जीऊंगी और इनके साथ जीवन जीना नहीं चाहती। अब एक तो वो वैवाहिक प्रेम विवाह किया था, उन्होंने मंदिर में भी शादी की थी और पूरे 7-8 साल तक पूरे समाज रिश्तेदार उनको एक पति पत्नी के रूप में ही सम्मान देते थे। अचानक उससे तलाक लिए बगैर ही उस व्यक्ति के साथ अवैधानिक रूप से गलत तरीके से जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। वहां से सभी लोग लौटकर वापस आ गए। साथ में सोने के कुंडल भी वो पहन के गई थी, वो भी वहीं रख लिए। 35,000 रुपए का एक लोन भी लिया था पति के द्वारा, 40,000 का, वो पैसे भी उसके द्वारा निकाल कर उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए जिसके साथ वो रह रही थी। पति काफी दुखी और परेशान हुआ और अंत में उसने फैसला किया कि अब मैं इस महिला के साथ अपना जीवन नहीं गुजारूंगा और मैं इससे तलाक याचिका के जरिए तलाक लूंगा। तब वो मेरे पास आया और मुझसे संपर्क किया और मुझे सारी घटना उसने डिटेल से बताई। तब मैंने उससे कहा कि आप पहले दोनों गुमशुदगी की रिपोर्ट जो पुलिस थाने में दर्ज की थी वो लेकर आए। उसके जो स्टेटमेंट ने पुलिस के समक्ष दिए थे उसकी सर्टिफाइड कॉपी, लोक सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत आवेदन लगाकर आप लें। वो काफी भटका, काफी परेशान हुआ। पुलिस थाने से भी उसको इतनी आसानी से नकल नहीं दी गई। पहले तो मना ही कर दिया गया मुझसे, उसने कहा, फिर मैंने उसको सुझाव दिया, फिर मैंने उसको उपाय बताए, फिर उसको तरीके बताए, उसको उसको धैर्य बताया, धैर्य दिया, समझाया, फिर वो वापस गया। तकरीबन 15 दिन तक वो भटका। तो उसको बीच में कह दिया था कि 3 महीने बाद मिलेगी, फिर 2 महीने पे आए, फिर 1 महीने पे आए, फिर 15 दिन बाद मिलेगी, फिर कहीं कब जाके उसको 8 दिन में उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हुई। तो ये सभी दस्तावेज जो उसको प्राप्त हुए थे इनका उल्लेख हमने तलाक की याचिका में भी किया। और जो जैसा कि हम आवश्यक दस्तावेज की हम बात कर रहे हैं कि जो दस्तावेज अतिरिक्त भी कैसे संलग्न किए जा सकते हैं, इस घटना को बताने का मेरा मतलब यही है कि आपकी भी घटना जिस भी प्रकार की हो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। हमने जो दस्तावेज सूची तैयार की तो दोनों गुमशुदगी की रिपोर्ट उसमें साथ में लगाई। पुलिस के स्टेटमेंट जो प्रमाणित कॉपी प्राप्त की थी वो वहां पे लगाई, उसके साथ आधार कार्ड की कॉपी लगाई। और पुलिस ने चूंकि महिला से वो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कोर्ट में उस व्यक्ति के साथ रहने के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे नोटरी करे हुए, पुलिस ने उसकी कॉपी भी ली, हमारे पक्षकार को दी, उसकी भी कॉपी हमने पेश की। जो मेरे पक्षकार के द्वारा उससे 8 साल पहले विवाह किया गया था कोर्ट में, फिर मंदिर में वरमाला पहनाकर, तो हमारे द्वारा वो दस्तावेज भी साथ में पेश किए गए। वो जो लोन लिया गया था और जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो दस्तावेज की भी कॉपी हमारे द्वारा इसके साथ प्रस्तुत की गई, आधार कार्ड प्रस्तुत किए गए। तो ये कितने अतिरिक्त दस्तावेज हो गए सर, आप देखें। ये घटना के हिसाब से तैयार हुए हैं। मतलब चूंकि मैंने जो आपको बताया इसमें डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये चीजें आपको नहीं है, लेकिन ये आपको आपकी कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से देखना होगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटना होती है, एक आप आम व्यक्ति भी हैं, आप एक अधिवक्ता भी नहीं है, तो भी आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा कि इन सभी दस्तावेजों को आप कलेक्ट करने के बाद ही वकील साहब के पास जाएं, ताकि आपको अनावश्यक विलंब भी ना हो और आसानी से वकील साहब उस याचिका को तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत भी कर सकें। तो ये मेरा बताने का घटना का सर मकसद यही था, ताकि इस बात को आप अच्छे से समझ लें। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि याचिका में आवेदन का कारण स्पष्ट करें। याचिका में तलाक के लिए कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। आपको बताना होगा कि कैसे और क्यों विवाह विफल हो गया, जैसे कि मानसिक क्रूरता, शारीरिक शोषण या अन्य वैध कारण। अब जो कारण है वो आपको आपके केस के हिसाब से सर याचिका में लिखना होगा। जैसा कि मैंने एक घटना का काफी अच्छा उदाहरण देकर आपको समझाया है, तो हमारे द्वारा जो कारण लिखा गया वो मैं ये इसीलिए बता रहा हूं सर कि आप अपने कंडीशन के हिसाब से सेट कर लें। हमारे द्वारा जो कारण बताया गया, पुलिस स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट और दूसरी बार साथ में चला जाना और अवैध तरीके से विवाहित होने के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाकर वैवाहिक तरीके से उसके साथ रहना। तो ये 2 वैध कारण हो गए सर इसमें। तो आपकी घटना परिस्थिति के हिसाब से आपको वो कारण उसमें लिखना होगा। शपथ पत्र, याचिका के साथ एक शपथ पत्र आपको संलग्न करना सर जरूरी है, जिसमें आप अदालत को यह सूचित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और प्रमाणित है। वकील की सलाह,
बिना वकील की सलाह के तो सर काम चलेगा नहीं। वकील साहब के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वकील साहब ही आपका पूरा केस लड़ेंगे, वकील साहब ही तलाक की याचिका पेश करेंगे, सारी गाइडलाइन आपको आपके वकील साहब ही देंगे। वकील की सलाह 5वें नंबर पे, याचिका दायर करने से पहले एक वकील से सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। वकील आपके मामले को सही तरीके से समझेगा और वकील साहब के द्वारा आपको सभी कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी। और ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूं, तो ये घर बैठे ही आपको सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी डिटेल के साथ, विस्तार के साथ ये जानकारी आपको घर बैठे ही प्राप्त हो रही है, हर एक आम व्यक्ति के लिए भी, और सभी व्यक्ति जो सीखने के इच्छुक हैं उन सभी को ये जानकारी प्राप्त हो रही है। अब इसमें जो वकील साहब जो कानूनी सलाह प्रदान करेंगे, तो वो आपके केस, परिस्थितियों, घटना के हिसाब से आपको बताएंगे। और इसमें आगे जो कार्रवाई की जाएगी, याचिका का प्रारूप। अब हम याचिका के प्रारूप पे चर्चा कर लेते हैं कि याचिका के प्रारूप में क्या होगा। प्रारूप में नंबर 1 है, सबसे पहले ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा। ये उदाहरण के तौर पे मैंने इसमें लिख दिया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, एक उदाहरण के तौर पे। बाकी ऊपर लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जो आपका तहसील जिला है, या न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज महोदय, जो भी आपका तहसील जिला है। ये सबसे पहले लिखा जाएगा A4 साइज पे। लेफ्ट साइड में प्रकरण क्रमांक और राइट साइड में पूरा वादी, याचिकाकर्ता और उत्तरवादिनी का पूरा नाम, पता डिटेल के साथ लिखा जाएगा। आधार कार्ड में जो उल्लेखित है वो पता भी, और उसका जो हाल मुकाम है वो भी आपको लिखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी हुए लंबे साल हो जाते हैं, कई साल हो जाते हैं, तो पत्नी का आधार कार्ड पति पर ही बना दिया जाता है। जैसा कि हमारे केस में भी था, आधार कार्ड उसका वही था जो पति का पता था, जिस जगह पति का स्थायी निवास था उसी स्थायी निवास पे उस महिला का भी आधार कार्ड बना था। लेकिन वो रह रही थी उसके साथ, जिसके साथ वो भाग गई या अवैध तरीके से रह रही थी। तो हमने, चूंकि तामील, अगर आप उस पते को नहीं लिखेंगे तो तामील कैसे होगी भाई। तामील के लिए आपको हाल मुकाम करके वो पता भी उसमें लिखना होगा। उसके बाद आता है सर याचिका का शीर्षक और नाम, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है याचिका का प्रस्ताव। याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, जानकारी, ये। उसके बाद आएगा विवाह का विवरण, तिथि, स्थान, विवाह का प्रमाण नंबर आदि जो भी है वो आपको डिटेल में लिखना होगा, तारीख उसकी। तलाक के लिए आवेदन करने का कारण, जो मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूं। और जो मुख्य आवेदन है इसमें आएगा, तीसरे नंबर का है सर ये, याचिका में निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख करना होगा। नंबर 1 है तलाक की याचिका स्वीकार करने की मांग। नंबर 2 विवाह के विच्छेद का आदेश देने की मांग। नंबर 3 भरण पोषण, संतान या रखरखाव आदि के लिए आदेश की मांग। नंबर 4 है न्यायालय से विवाह विच्छेद के आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश की मांग यदि आवश्यक हो। भरण पोषण, संतान, रखरखाव आदि के लिए आदेश की मांग है जो तीसरे नंबर का, इस पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा आपको। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26, जो अवयस्क अपत्य हैं उनकी शिक्षा, उनकी कस्टडी, उनके देखभाल के लिए न्यायालय को अधिकार दिए गए आदेश पारित करने के संबंध में। तो धारा 26 के तहत भी आवेदन आप चाहें तो याचिका के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसमें आप निवेदन कर सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी आपको देना किस प्रकार से बच्चे के हित में बेहतर है, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए। अब हमारे द्वारा भी इसमें धारा 26 के तहत आवेदन पेश किया गया है बच्चे की कस्टडी के लिए। और उसमें जो हमारे द्वारा आधार लिखे गए हैं, वो आधार यही लिखे गए हैं कि ये जिस प्रकार से बिना तलाक लिए अन्य व्यक्ति से संबंध बनाकर महिला रह रही है, तो उससे उस बालिका के मासूम मन पर, उसके कोमल मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले समय में उसका पूरा जीवन जो है कि एक तरीके से शत विशत हो जाएगा, और वहां पे उसकी सही केयर भी नहीं हो पाएगी। और भरण पोषण, शिक्षा के लिए हम सक्षम हैं उसके कराने के लिए, और संतान वो हमारी है, और ये जिस तरीके से गई है वो तरीका ही इतना अपमानजनक है, इतना भयंकर रूप का तरीका है कि इस तरीके से उसके साथ मतलब एक पिता के लिए तो असहनीय पीड़ा हो गई है कि एक तो गई छोड़ के, और साथ में पुत्री को भी ले गई, तो वो तो उसकी पुत्री को लेना चाहता है। तो ये सारे ग्राउंड्स आपको उसमें लिखना होंगे, आपके केस और परिस्थिति के हिसाब से ग्राउंड सर आपको लिखना है। न्यायालय से विवाह विच्छेद के आदेश के अलावा अन्य आदेश की मांगिया हो गया सर। अब हमारा चौथा, मूल तथ्यों का उल्लेख आप करें। विवाह की तिथि, स्थान और परिस्थितियां। विवाह के बाद उत्पन्न समस्याएं जो भी हैं, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, जो धारा 13 में जो आधार बताए गए उसके आधार पर।
याचिका दायर करने से पहले किसी प्रकार के समाधान का प्रयास यदि किया गया तो वो भी लिखें। जैसे कि हमने याचिका में लिखा था कि जो फर्स्ट बार जो गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी और पति लेने गया था और महिलाएं भी, भाभी, परिवार के भाई सभी लेने गए थे, समझाने की कोशिश की थी, तो ये सुलह उसको समझाकर वापस ले आए थे। तो हमने इसका भी उल्लेख उसमें किया है। आप आपके केस के हिसाब से इसका उल्लेख करें। और उसके साथ सर फिर होगा आपका याचिका दायर करने से पहले समाधान हो गया। 5वें पे आएगा सर शपथ पत्र, एफिडेविट। याचिका के साथ एक शपथ पत्र लगाया जाएगा जिसमें वह घोषणा की जाएगी कि दी गई जानकारी सही है। अब याचिका का प्रारूप में भी सर शीर्षक वही होगा, ऊपर न्यायालय का नाम, इधर प्रकरण क्रमांक और इधर याचिकाकर्ता का शॉर्ट में नाम और विरुद्ध में उत्तरवादिनी या प्रतिवादिनी या अनावेदिका। बीच में आपको लिखना होगा शपथ पत्र। कोष्टक में आप लिखेंगे धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आवेदन के समर्थन में। नंबर 1 है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं या करती हूं कि मेरा नाम पूरा आधार कार्ड के हिसाब से। नंबर 2 आपको लिखना है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं या करती हूं कि मेरी शादी इससे इस तारीख को हुई थी और इस तारीख को होने के बाद विवाह के 8 माह बाद ये बिना बताए घर से चली गई। हमारे द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादीशुदा होने के बाद भी संबंध बनाकर रहने लगी। हमारे द्वारा समझा बुझाकर इसको लाया गया, फिर उसके बाद ये साथ रही, फिर एक पुत्री का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद फिर 7 साल बाद ये पहले की तरह अचानक घर से लापता हो गई। फिर तलाश करने पर पता लगा कि ये उसी व्यक्ति के साथ जो है कि शादीशुदा होने के बाद भी गलत संबंध बनाकर रह रही है। तो इस प्रकार से ये पूरे फैक्ट, इस आधार पर अब हम इसको पत्नी के रूप में नहीं रखना चाहते और हमें तलाक की याचिका दी जाए। तो इसे शॉर्ट में, पूरे डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने तलाक याचिका में लिखे हैं, शॉर्ट में आप इसका उल्लेख उसमें कर दें। और इसमें गवाहों के बयान, अब इसमें आपके साथ जो भी गवाह हैं, जो भी लोग लेने गए, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं और जिन्होंने घटना देखी है, सब कुछ जानते हैं, उनके गवाह आपको कोर्ट में कराना होंगे। याचिका के साथ संलग्न किए जा सकते हैं। गवाहों के बयान उस व्यक्ति के पक्ष में होते हैं जो तलाक याचिका प्रस्तुत कर रहा है। तो ये सारी स्थिति सर बन गई आपकी। अब हम आगे देखते हैं कि तलाक याचिका प्रस्तुत करने के बाद की प्रक्रिया। तो इसमें जो नंबर 1 है, याचिका दायर करना। सबसे पहला, एक बार याचिका तैयार हो जाने के बाद उसे संबंधित अदालत में दायर किया जाता है। यदि जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जाती है तो संबंधित परिवार न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। ये उसके जुरिडिक्शन से भी संबंधित है। नंबर 2 में आएगा तलाक अदालत में याचिका की सुनवाई। याचिका दायर करने के बाद अदालत याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करती है और मामले की सुनवाई की तारीख निर्धारित करती है। इस तारीख पर दोनों पक्षों को उपस्थित होना होता है, जहां वे अपनी बातों और तथ्यों को अदालत के सामने प्रस्तुत करते हैं। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे याचिका पेश की जाएगी तो जज साहब के द्वारा उसको रीडर जांच रिपोर्ट के लिए लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने जज साहब के हाथ में डायस पे खड़े होकर पक्षकार को साथ में खड़ा करके याचिका जज साहब के सामने हाथ में पेश की, जिला जज महोदय या एडीजे साहब के समक्ष, और उनको शॉर्ट में कहा कि सर ये तलाक की याचिका है, पति की ओर से हमने प्रस्तुत की है। जज साहब ने उसको देखा, पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा कि इसको रीडर जांच के लिए आप लगा दें। बाबूजी ने उसको रीडर जांच के लिए लगा दिया। अब बाबूजी उसमें जो जांच करेंगे वो क्या जांच करेंगे? वो जांच यही करेंगे कि इसमें न्याय शुल्क दी गई है कि नहीं दी गई है, प्रोसेस शुल्क 100 रुपए संलग्न की गई है या नहीं, दो प्रश्न पेश है या नहीं, वादी का रजिस्टर्ड पता लगा हुआ है या नहीं, सूची अनुसार दस्तावेज है या नहीं, वकील पत्र है या नहीं। ये सभी चीजों की जांच उनके द्वारा की जाएगी। गवाहों की सूची यदि आप पेश करना चाहते हैं वो है या नहीं, ये सभी चीजें चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद उस पर टीप लगाएंगे और टीप लगाने के बाद उसको दायरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और ऑनलाइन उसको दर्ज किया जाएगा कंप्यूटर में भी। तो ये प्रक्रिया हो गई सर आपकी। याचिका आपने पेश कर दी, उसके बाद दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद फिर आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सूचना जारी की जाती है। क्योंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है कि जहां परिभाषाओं इसमें नहीं दी गई हैं या मौन है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो परिभाषाएं दी गई वही अर्थ उसका यहां भी माना जाएगा। तो सूचना जारी की जाएगी। जब वो उपस्थित होगा सामने वाला पक्ष, तो उसको लिखित में जवाब देने के लिए कहा जाने से पहले सीधी सर सुलह समझौते के लिए फाइल नियत की जाएगी। क्यों?
क्योंकि धारा 9 जो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 है, जिसे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 कहा जाता है, उसकी धारा 9 में ये विशेष तौर से प्रावधान दिए गए हैं कि न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो सुलह समझौते की कोशिश करे। 3 बार तक उसमें सुलह समझौते की कार्रवाई की जाती है। जज साहब जैसे ही सुलह समझौते के लिए लगाते हैं तो फाइल एक दूसरे जज साहब के पास भेजी जाती है। वो जज साहब यदि दोनों पार्टी उपस्थित होती हैं तो उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, और यदि उनमें समझ आ जाती है तो सुलह समझौते के द्वारा केस को निपटान कर दिया जाता है। और यदि प्रयास करने के बाद भी सुलह समझौता नहीं होता है, तब फिर प्रक्रिया में जवाब उससे मांगा जाता है। उसके बाद आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वाद विषय बनाए जाते हैं। फिर एविडेंस चालू होते हैं, वादी के, याचिकाकर्ता के, उसके बाद विपक्षी के एविडेंस होते हैं, फिर अंतिम तर्क होता है, उसके बाद उसमें फैसला दिया जाता है। तो ये तलाक की याचिका पेश करने के बाद की पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। और इसमें सीपीसी के कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे उस पर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, जल्दी बनाने वाला हूँ, पूरा डिटेल के साथ आपको बता दूंगा मैं। अब इसमें आगे हम चलते हैं कि मध्यस्थता और सुलह जो मैंने आपको बता दिया, मीडिएशन का तीसरे नंबर पे इसमें। और चौथे में याचिका की स्वीकृति या खारिज। ये यदि आप अपनी याचिका साबित नहीं कर पाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ तो सर आप ही पर होगा, तो आपकी याचिका खारिज भी हो सकती है। मूल्यांकन और फैसला ये भी देखा जाएगा। अदालत दोनों पक्षों के प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर निर्णय सुनाती है। अदालत तलाक के आदेश के साथ साथ संतान की देखभाल, संपत्ति वितरण, भरण पोषण आदि पर भी आदेश दे सकती है। आर्डर का निष्पादन। अंत में अदालत द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को लागू किया जाता है और विवाह का कानूनी रूप से विच्छेद कर दिया जाता है यदि वो याचिका आपकी अदालत के द्वारा स्वीकार कर ली गई। निष्कर्ष सर हम देख लेते हैं अंत में। तलाक की याचिका प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कानूनी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के दौरान याचिका का सही प्रारूप तैयार करना आवश्यक है। दस्तावेज संलग्न करना और उचित शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। धारा 26 का यदि आप लगाते हैं, धारा 24 का यदि आप लगाते हैं, भरण पोषण के लिए धारा 24, बच्चों की कस्टडी के लिए धारा 26, तो उसके भी समर्थन में सर आपको शपथ पत्र इसमें लगाना होगा। याचिका प्रस्तुत करने के बाद अदालत द्वारा उचित सुनवाई, मध्यस्थता और निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से तलाक का आदेश जारी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा टाइटल है उस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब इसका जो याचिका का प्रारूप क्या होगा, ये ई बुक के अध्याय 17 में है, तो मैं आपको अध्याय 17 पर ले चलता हूं और उसमें संक्षिप्त में मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बोलकर ही समझा दी है सारी बातें, लेकिन फिर भी एक प्रारूप के तौर पे मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको जानकारी हो जाएगी। अध्याय 17 सर, ये देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करके जो ले जा रहा हूँ सर, ये ई बुक ही है और इस ई बुक में तकरीबन 18 अध्याय शामिल किए गए हैं। और ये जो 17 नंबर का अध्याय है सर, इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक हेतु वाद का प्रारूप और ड्राफ्ट। इसमें ऊपर सर वही न्यायालय का नाम है, वादी प्रतिवादी के नाम माननीय महोदय करके मैंने आपको जानकारी पूरी दे ही दी है। वादी एक हिंदू है और इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करती है। और वादी और प्रति ये इसमें सर मैंने इसलिए लिखा है कि वादी एक हिंदू है, ये इसलिए लिखा है कि जो है कि यदि आप नहीं भी लिखेंगे ये शब्द तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि न्यायालय को, हालांकि नाम से ही न्यायालय को पता लग जाता है, तो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हम पेश कर रहे हैं, तो एक हिंदू व्यक्ति ही इसके तहत तलाक याचिका को दायर करेगा। वादी और प्रतिवादी के मध्य ये पूरे विवाह की तारीख और दिनांक इसमें बताया है और उसमें कारण बताए गए हैं। और उसके बाद जो है कि समय अवधि कितने समय साथ रहे, वाद कारण कब अलग रहे, और अंत में जो है कि याचिका कर्ता और उत्तरवादिनी के मध्य वाद कारण दिनांकों को उत्पन्न हुआ या कारण लिखें जिसे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। आपका आपके केस के हिसाब से आप सर यहाँ लिखेंगे। यह कि याचिका को 2 प्रति में न्याय शुल्क, प्रोसेस शुल्क, सूची अनुसार दस्तावेज, साक्ष्य सूची आदि के साथ विधि अनुसार पेश है। आ गया अंत में सर आपका निवेदन आ जाएगा। न्यायालय यह घोषित करे कि वादी और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। दूसरा है न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री पारित करे। नंबर 3 है प्रतिवादी को वादी को भरण पोषण क्षतिपूर्ति यदि लागू हो प्रदान करने का आदेश हो। नंबर 4 है न्यायालय उचित राहत प्रदान करे जो न्याय हित में हो। और अंत में स्थान, दिनांक और नीचे ये वकील साहब का नाम आ जाएगा और पक्षकार का नाम आ जाएगा और उसके नीचे इसके समर्थन में आपका शपथ पत्र आ जाएगा। इसका आप सत्यापन भी कर दें सर, और सत्यापन का कॉलम इसमें मैंने लिखा नहीं है,
लेकिन सत्यापन भी आप कर दें, इसका सत्यापन करके मैं इसमें बढ़ा ही देता हूं सर। ये आप देख रहे हैं, मैं अभी आपके सामने इसको बढ़ा रहा हूं। सत्यापन, मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूं कि याचिका के पैरा क्रमांक 1 लगायत अंत तक का लेख मेरे निजी ज्ञान और विश्वास से सत्य व सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है। जो लिखा है सत्य है तथा कानूनी संबंधी लेख वकील साहब के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। जैसे कि कोर्ट फीस वगैरह हो गई, प्रोसेस शुल्क हो गई, क्षेत्राधिकार हो गया, और यहाँ वापस आप दिनांक लिख दें और इधर यहाँ पे पार्टी का हस्ताक्षर का बना दें साइन। ये मैंने अभी अभी अमेंडमेंट किया है, ये आपका साइन हो गया सर। सत्य, हाँ आप उसके दस्तखत करा लें आखिरी में। तो ये सर तलाक की याचिका का एक आइडियल प्रारूप है, और मैंने आपको डिटेल में वीडियो में समझा भी दिया है, और मैं आपको इस ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ। जैसे शॉर्ट में सर आपको बता दूं मैं कि ये तो हमारा अध्याय 17 हो गया, और 18 में है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक हेतु बाद में धारा 26 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बच्चे की सुरक्षा हेतु आवेदन ड्राफ्ट। अब ये सर हमारा ई बुक का टाइटल है, आप जो देख रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। और इसके नीचे विषय सूची बता देता हूँ। नंबर 1 विषय सूची में, ये सर बताने का मकसद मेरा यही है कि आपको खरीदने के बाद, परचेस करने के बाद ये महसूस ना हो कि आपकी चाहत जो थी वो इसमें नहीं है। क्योंकि मैं बता ही इसलिए रहा हूं कि आप देख लें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसको परचेस करें। 199 रुपीज मात्र कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को भी आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। इसकी लिंक में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको ई बुक डाउनलोड करके आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके, कई ऑप्शन होंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के, वहाँ आप क्लिक करके आप भुगतान करेंगे। वैसे ही आपकी ईमेल पर ये डाउनलोड का मैसेज भेज दिया जाएगा। वहां पे आप अपनी मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसी में पढ़ भी सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ई बुक डाउनलोड के नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक दिखाई देगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां तकरीबन 76 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है, और ये कार्य निरंतर जारी है। आपको उसमें से जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए उपयुक्त लगती है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। उसी के नीचे लीगल कंसल्टेशन का बटन होता है, उसमें पूरे नियम और शर्तें लिखी हुई हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो ये सर अध्याय 1 हो गया हमारा परिचय। अध्याय 2 में धारा 13 के अंतर्गत तलाक के आधार, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बता दिए हैं, और पूरी डिटेल व्याख्या जो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, 1 घंटे 10 मिनट का है सर वो वीडियो। उसमें पूरी डिटेल व्याख्या बुक के अंदर से पढ़ के बड़े आसान और सरल शब्दों में मैंने समझाई है। मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो, और उसकी बुक दोनों आप उसको उसमें देख सकते हैं। नंबर 3 है याचिका प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। ये इसी वीडियो में आपको मैंने डिटेल जानकारी दी है। याचिका में शामिल दस्तावेज, ये भी सर मैंने आपको बता दिया है। 5वां अध्याय याचिका की ड्राफ्टिंग, वो भी सर मैंने आपको बता दी है। अध्याय 6 में शपथ पत्र का महत्व और ड्राफ्ट, वो मैंने सर आपको वीडियो में जानकारी दे दी है। 7 में अदालत में कैसे प्रस्तुत करें, वो भी बता दिया है सर मैंने आपको, उसकी प्रक्रिया प्रैक्टिकली आपको बता दी है। अदालत के समक्ष सबूत और गवाह। अध्याय 9 में अदालत में सुनवाई का तरीका और प्रक्रिया। अध्याय 10 में अपील और पुनर्विचार की प्रक्रिया। अब ये जो मामले होते हैं सर, ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत आते हैं। तो उसमें एक धारा 19 भी दी गई है कि इसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर।
अंतर्वर्ती आदेश की अपील नहीं होगी। यदि आपने पारस्परिक सहमति से तलाक लिया है या आपने पारस्परिक सहमति से साथ लेने का फैसला किया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। ये धारा 19 में बताया गया है। धारा 11 में अदालत में केस जीतने के टिप्स, इस पे सर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पति और पत्नी दोनों पर वो लागू होंगे कि दोनों किस प्रकार से केस जीत सकते हैं। जो सत्य होगा वही जीतेगा। अध्याय 12 में केस के बाद के कदम और अध्याय 13 में निष्कर्ष। अध्याय 14 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 पत्नी की ओर से तलाक की याचिका विचाराधीन रहते हुए भरण पोषण खर्च के लिए आवेदन। इस पर सर एक स्पेशल वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट जरूर बनाऊंगा। अध्याय 15 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत भरण पोषण और बच्चे के लिए आवेदन का ड्राफ्ट, ये वही है। इसमें जो पहले वाले में बताया है वो पूरे डिटेल में जानकारी दी है, दूसरे में आवेदन की ड्राफ्ट के बारे में जानकारी दी है। अध्याय 16 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत भरण पोषण और संपत्ति का आवेदन, ये भरण पोषण की मांग जो की जाती है उससे संबंधित है। और अध्याय 17 में और अध्याय 18 में सर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक हेतु वाद में धारा 26 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बच्चे की सुरक्षा हेतु आवेदन की ड्राफ्ट और उसके बारे में जानकारी दी गई इसी बुक के अंदर। उसके बाद डिस्क्लेमर है सर। डिस्क्लेमर में हर ई बुक के अंदर लिखता हूँ, जो कि एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है और ना कि कोई दावा है आपकी स्पेसिफिक किसी केस के लिए। ये एक मार्गदर्शन है, सूचना है, एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास है कि आपके जीवन में जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है तो उसकी प्रॉब्लम को आप कानूनी रूप से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रयास है, कोशिश है। घर बैठे आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी मिल रही है। यदि आप इसको लेने वकील साहब के पास जाएंगे तो आपको ये पूरी जानकारी घंटे 2 घंटे या उससे ज़्यादा समय में भी या कई दिन भी आपको लग सकते हैं, तब जाकर आपको प्राप्त होगी। और इस मेरे वीडियो के जरिए संपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे सर आपको प्राप्त हो रही है, हर एक आम व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जानना, सीखना और समझना चाहता है और वो किसी प्रकार से पीड़ित है। इसमें डिस्क्लेमर भी सर दी गई है और डिस्क्लेमर के बाद प्रस्तावना है सर इसमें, और उसके बाद फिर अध्याय 1 प्रारंभ होता है जो पूरी डिटेल के साथ इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है उस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो में मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट्स करके लिखें। जहाँ तक मुझे समय मिलेगा, जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए वीडियो और ई बुक बनाने की भी सर कोशिश करूँगा। क्योंकि ये जो ई बुक है ये एक पीडीएफ है सर, पीडीएफ है और सभी कानूनों को एक जगह इकट्ठा किया गया है मेरे द्वारा। जो कानून सरकार के द्वारा लिखे जाते हैं वो अपनी जगह है, उन्हीं कानूनों में से जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उन कानूनों को निकालकर इस ई बुक में मेरे द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से रखने की कोशिश की जाती है, ताकि आपको उस कानूनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है इस ई बुक के जरिए आपको जानकारी हो सके। एक प्रयास है सर, एक कोशिश है, और जिसको कहना चाहिए कि मुझे अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कभी ना कसना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ और ये एक कोशिश और प्रयास है मेरा। इसमें भी काफी समय लगता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब कहीं जाके ये तैयार मैं आपके लिए करता हूँ। लेकिन आपको मैं बताया भी मैंने इसीलिए, परिचय भी इसलिए कराया है क्योंकि अक्सर हम यदि परिचित नहीं हो पाते हैं और उसको हम परचेस कर लेते हैं उस पीडीएफ को, तो हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो हम मतलब हमारे तो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो ये विचार ही आपके अंदर ना आ पाए, इसलिए मैंने आपको पूरी बुक से भी सर परिचित करा दिया। यदि आपको आवश्यकता लगती है और आपको लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सहायक रूप से आपके लिए एक भूमिका निभाएगी, तो आप सर इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। तो मेरा सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है
तो आप पहले मेरे वीडियो को भी साथ में देखें और उस ई बुक को भी समझें, क्योंकि बहुत सी जानकारियां मैं वीडियो के अंदर जो बोल कर बताता हूँ, हो सकता है वो ई बुक के अंदर ना हो, क्योंकि बहुत सी व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बातें हैं वो सभी डिटेल में ई बुक में नहीं लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ई बुक फिर भी काफी लंबी ई बुक हो जाएगी सर, वो फिर बड़ा मैटर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से सर उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।